गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टाइम्स 2.7। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th की अगली पोएट्री अ टाइगर इन द जू। इससे पहले मैं टाइगर इन द जू को शुरू करूं, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड है आप काइंडली उसको मेंटेन करें और आप ये समझें कि सीबीएसई क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले इससे पहले कविता को स्टार्ट की जाए, आप समझिए व्हाट टाइप ऑफ पोएट्री इज ए टाइगर इन द जू। तो द आंसर इज दिस इज अ सैटायरिकल पोएट्री। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज सटायर? सटायरिकल का मतलब होता है कटाक्ष, व्यंग। मतलब जो राइटर हैं लेस्ली नॉरिस, उनका एक कटाक्ष है, एक व्यंग है आम इंसान के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, कि किस तरीके से जो ह्यूमंस होते हैं वो फॉर सेक ऑफ देयर ओन एंटरटेनमेंट, वो अपने मस्ती के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जंगल के जो जानवर होते हैं उनके हैबिटेट्स को छुड़ाकर ले जाके उनको पिंजरे के भीतर कैद कर लेते हैं, जैसे कि वो एक निर्जीव वस्तु हो, जैसे कि वो घर में पड़ा हुआ टेबल और कुर्सी हो, और अपने मौज मस्ती, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। राइटर ने इस कविता के भीतर बहुत सारे सरकाज़म का यूज किया है। नाउ व्हाट इज सरकाज़म? यहां है SARCASM। सरकाज़म का मतलब होता है व्यंग। राइटर इस पूरी कविता में इंसानों के ऊपर व्यंग करेंगे कि इंसान का रवैया जो होता है जानवरों के प्रति कैसा होता है। ठीक है, ये जो कविता है, इस कविता के डिफरेंट स्टेंजाज हैं। पहले स्टेंजा में राइटर ये इमेजिन करते हैं कि वो जो टाइगर है वो कहां पे है। बहुत सारे पोएटिक इसमें डिवाइसेस हैं। कविता खत्म होने के बाद मैं एक एक करके आपको इस कविता का पोएटिक डिवाइस और इंपॉर्टेंट जो थीम है उसको समझाऊंगा। तो टू बिगिन विद, दिस इज अ सटायरिकल पोएम। ये एक सटायरिकल, एक व्यंग्यात्मक कविता है। सटायर किसके ऊपर है? सरकाज़म किसके ऊपर है? राइट आंसर, सरकाज़म है इंसानों के ऊपर। दूसरा, इसमें राइटर ये बताते हैं कि जो टाइगर होते हैं वो अपने नेचुरल इनहैबिटेंट, जब वो अपने जंगल के भीतर होते हैं तो उनकी जिंदगी कैसे होती है, वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं, और जब उसी टाइगर को ले आके पिंजरे के भीतर कैद कर दिया जाता है तो उनकी जिंदगी कितनी कष्टदायी हो जाती है। राइटर ने यह समझाने की कोशिश करी है। इसको शुरू करते हैं पहले लाइन से। राइटर कहते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, अ फ्यू स्टेप्स इन हिज केज। ही, यहां पे एक लाइन ध्यान देंगे, ही जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या है? जैसे ही मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से डिवाइसेस हैं। पहले आप ये समझिए कि जो ही है उसका इस्तेमाल किया गया टाइगर के लिए। राइटर ने जब टाइगर को देखा तो देखिए टाइगर क्या करता है। वो कहते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वह अपने विविड स्ट्राइप, धारीदार शरीर को लेकर पिंजरे के भीतर कुछ कदम इधर कुछ कदम उधर चलता है। वह कौन? वहां पे ही का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? वेरी गुड, टाइगर के लिए। तो जो टाइगर है, जो बाघ है, वो पिंजरे के भीतर कुछ कदम दाएं जाता है, कुछ कदम बाएं, मतलब वो स्टॉक कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उसके पास करने के लिए दूसरा कोई काम नहीं है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। वह अपने, यहां पे जो पैड है ध्यान देंगे, पैड्स ऑफ वेलवेट। देखिए पैड का मतलब क्या होता है? जब कपड़ा को बहुत ज्यादा फोल्ड कर देते हैं, तह लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं पैड। राइटर ने जो बाघ का ये जो पंजा है, जिसके भीतर जो कुशनी एरिया होता है, गद्देदार होता है उसका पंजा, उस पंजे को राइटर ने यहां पे पैड्स ऑफ वेलवेट से कंपेयर किया है। तो राइटर कहते हैं कि वह अपने धारीदार शरीर के साथ कुछ कदम पिंजरे में स्टॉक करता है, इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि उसके पास तो ज्यादा समय है नहीं, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। वह अपने वेलवेट नुमा पैड जो उसके हाथ हैं उसके ऊपर अपने सिर को रख के चुपचाप गुस्से में भरा हुआ है। यहां भी हम लोग को एक डिवाइस मिलेगा, क्वाइट रेज। पहले हम लोग चैप्टर को पढ़ लेंगे, फिर मैं आके पीछे लौट के सारे डिवाइसेस बताऊंगा। आप पेन पेंसिल लेके तैयार रहिए, ठीक है। वह शांति से गुस्से में उस पिंजरे के भीतर बैठा हुआ है। तो जो पहला स्टेंजा है, इस फर्स्ट स्टेंजा से क्या लगता है कि जो टाइगर है कहां है? अभी है वो केज के भीतर, अभी वो पिंजरे के भीतर है। आगे कहते हैं, अब राइटर ने ये तो पहले स्टेंजा में बता दिया कि भैया बाघ है कहां पे। राइटर कहते हैं कि क्या इस टाइगर को इस समय यहां होना चाहिए? जवाब है नहीं, इस बाघ को इस समय यहां तो नहीं होना चाहिए। वेयर शुड बी द टाइगर देन? तो बाघ को होना कहां चाहिए राइटर के हिसाब से? समझिए, राइटर का स्टेटमेंट है, ही शुड बी लुर्किंग इन द शैडो। यहां एक वर्ड है लुर्क। लुर्क का मतलब होता है घात लगाना। जब शिकार के इंतजार में बाघ घात लगा के बैठा होगा, तो ही शुड बी लुर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। इस बाघ को इस समय घात लगा के बैठे हुए होना चाहिए बड़े बड़े घास के झुरमुट के पीछे, नियर द वाटर होल वेयर ए प्लम्प डियर वुड पास। प्लम्प का मतलब है थुलथुला,
प्लम पत्र थुलथुला गुद्देदार खूब मांस वाले, खाना ही है बाघ को, तो दुबर पत्र काय करेगा, मांस वाला देख के खा लेगा। तो इस बाघ को इस समय होना कहां पे चाहिए, घात लगा के बैठे हुए होता लंबे लंबे घास के झुरमुट के पीछे झरने के पास, जहां एक मोटा ताजा हिरन आता और ये बाघ उसके ऊपर उछल के उस हिरन को खा जाता। तो ये जो स्टेंजा है, इससे क्या लगता है कि टाइगर इस समय कहां इमेजिन किया जा रहा था, कि है तो नहीं, बट राइटर इमेजिन करते हैं कि ये इस समय कहां पे होता, जंगल में होता। दो सवाल हैं, पहला कि टाइगर अभी कहां है, क्या कर रहा है, दूसरा जो स्टेंजा है, उसे पता चलता है कि बाघ को इस समय कहां होना चाहिए। तो टाइगर को होना चाहिए था घात लगा के घास के पीछे बैठे हुए, जहां पे पानी का झरना होता, वहां एक मोटा ताजा हिरन खाना खाने आता, पानी पीने आता, तो बाघ उसको खा जाता। अगले स्टेंजा में राइटर कहते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। यहां एक वर्ड है स्नार्ल, स्नार्ल का मतलब होता है गुर्राना। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, एज मतलब किनारा। इस बाघ को इस समय गुर्राते हुए होना चाहिए जंगल के किनारे आसपास के गांव के पास, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, जहां पे ये अपने उजले सफेद दांत, अपने नाखून, अपने पंजे का आतंक मचाए हुए होता और सारे लोग दहशत में भर के डर जाते। देखिए यहां पे एक बड़ा सुंदर सा सरकाज़म का राइटर ने यूज किया है। अगर आप सीबीएसई के एस्पिरेंट हैं तो आपको चीजों को इतने गहराई से समझना होगा, इतने भीतर से समझना होगा कि कहीं से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे। एनालिटिकल का क्या मतलब होता है, एनालिटिकल का मतलब होता है कि भैया एनालिसिस करना। आप जब उस पूरे थीम को, पूरे लाइन को, स्टेंजा को बहुत सुंदर से समझेंगे, बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, तभी आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। और जब आप एनालिसिस करेंगे तभी आप एनालिटिकल क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। राइटर यहां पे एक मैसेज देते हैं, सरकाज़म क्या है। देखिए यहां पे सरकाज़म क्या है, इंसानों के ऊपर, उस चीज को समझेंगे। सरकाज़म का मतलब होता है व्यंग। राइटर ने इस स्टेंजा में लोगों के ऊपर एक व्यंग क्या मारा है कि देखिए एक बेचारा बाघ जानवर जो जंगल में है, डराना भी उसको है तो जंगल के आसपास में आके, बस गांव के किनारे आके डरा के चला जाएगा। यानी जो जानवर हैं वो अपने घर को समझते हैं, वो आपके घरों के भीतर नहीं घुस रहे। आप इंसान हैं और आप अपने घर को, अपने समाज को छोड़ के उनके घरों में घुसते हैं और उनको फिर जाके खींच के लाके वापस रखते हैं और पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये शर्मिंदगी की बात है, ये सरकाज़म है, व्यंग है इंसानों के ऊपर। तो ये कहते क्या कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। इस बाघ को इस समय गुर्राते हुए होना चाहिए जंगल के किनारे, जहां पे गांव होते, बेयरिंग हिज वाइट फैंग हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, जहां पे अपने दांत, अपने पंजे, अपने नाखून का आतंक मचाए हुए होता और लोग इसके एक दहाड़ से, एक गुर्राहट से डर से थर थर कांप रहे होते। ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा से पता चलता है कि टाइगर को कहां इमेजिन किया जा रहा है, वेरी गुड, जंगल के भीतर। अगले स्टेंजा में कहते हैं कि भैया होना तो चाहिए था बाघ को, जंगल में होना चाहिए था, गांव के किनारे होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। है कहां, ये देखेंगे। ये कहते हैं बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सीमेंटेड जो दीवार, सेल का मतलब यहां पे छोटा सा कमरा है, पिंजरे की बात हो रही है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, होना तो चाहिए था, है नहीं। ये कैद है एक छोटे से कॉन्क्रीट सीमेंटेड दीवार के भीतर। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, इसके भीतर ताकत है, लेकिन उसकी जो ताकत है इन लोहे के, ये जो सलाखें हैं, ऐसे सलाखें होती है ना पिंजरे के भीतर, इसकी ताकत है, लेकिन इसकी जो ताकत है वो लोहे के सलाखों के पीछे कैद है। अगर एक बार ये सलाखें खुल जाए तो इंसान को और दुनिया को पता चल जाए कि बाघ किसको कहते हैं और इसके भीतर कितना ताकत होता है। आप अगर किसी आरक्षण वाला हाल है, आप किसी और के क्षमता को जंजीरों के पीछे कैद कर दीजिए और फिर अगले को कहिए कि भैया तुम तो बहुत बहादुर हो, ये गलत रवैया है। उसके भीतर ताकत है, लेकिन आपने उस ताकत को क्या करा है, लोहे के सलाखों के पीछे, बार्स के पीछे कैद करके रखा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज इग्नोरिंग द विजिटर्स। अब ये जो बाघ है इसके पास एक ही काम है। स्टॉक का क्या मतलब होता है, स्टॉक का मतलब सिंपली समझिए आगे पीछे करना, कभी उधर जाना कभी इधर आना। या कुछ लड़का सब होता है सड़क पे जो बाइक ले लेगा, लड़की सब चल रही होगी तो कोनो आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, कभी इधर घुरी आएगा कभी उधर घुरी आएगा, इसी को कहते हैं स्टॉकर। वन ही स्टॉक्स इज कॉल्ड ए स्टॉकर। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज इग्नोरिंग द विजिटर्स। अब ये जो बाघ है बेचारा समझदार है, जान रहा है कुछ आगे कुछ कर नहीं सकता, तो वो बस पिंजरे में इधर उधर स्टॉक करता है और विजिटर्स को इग्नोर करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इज ही इग्नोरिंग द विजिटर्स। विजिटर को इग्नोर क्यों कर रहा है?
ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स बिकॉज ही इज लॉक्ड इन अ सेल, ही इज लॉक्ड इन अ केज एंड ही कैन डू नथिंग। वो विजिटर्स को इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि दीवारों के पीछे, सलाखों के पीछे, पिंजरे में वो कैद है, वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, तो ही स्टार्टेड इग्नोरिंग द विजिटर्स। आगे कहते हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। यहां पे ही फिर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? राइट, ही का इस्तेमाल किया गया है टाइगर के लिए। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। यहां पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्ती, जो गाड़ियां गश्ती में निकलती हैं। तो रात भर, देखिए दिन भर बाघ को चैन नहीं है, दिन भर जो विजिटर्स हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, और रात भर भी ये बेचारा चाह के सो नहीं पाता, क्योंकि रात में जो पेट्रोलिंग की गाड़ियां हैं, जो गश्ती की गाड़ियां हैं, चिड़ियाघर के भीतर गश्ती की गाड़ियां निकलती हैं। एक्चुअली जैसे जानवर के खाल की, किसी के नाखून का, किसी के दांत का तस्करी होता है, तो जो चिड़ियाघर वाले होते हैं रात में पेट्रोलिंग की गाड़ी निकालते हैं देखने के लिए कि आर ऑल द एनिमल सेफ और नॉट। तो दिन भर उसको विजिटर्स इग्नोर डिस्टर्ब करते हैं, रात भर बेचारा क्या करता है? सो नहीं पाता, पेट्रोलिंग की गाड़ियां डिस्टर्ब करती हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वो रात रात भर अपने चमकते हुए आंखों से इन चमकते हुए तारों को घूरा करता है, और शायद ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। परहैप्स ही इज प्रेइंग गॉड टू हेल्प हिम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। यही प्रार्थना कर रहा होगा ना कि भगवान शेर के कुल में पैदा करके कुत्ता वाला जिंदगी दे दिए हो, अब या तो उठा लो ना तो निकाल दो, बीच में धुक धुकाओ मत, रिजर्व की तरह गाड़ी लगा के। तो रात रात भर जाग के सितारों को देखता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, उसके दुखों का अंत कब होगा। तो ये टोटल पोएट्री है। अभी जाएंगे नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यहां से मेन चीज शुरू हो रहा है। यहां से तो भाई एग्जामिनेशन वाला तमाशा शुरू हो रहा है। तो ये हमारा लाइन है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इस कविता के भीतर डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूं, जब ग्रामर पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, तो उसमें पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस का पूरा चार्ट मिलेगा। वो चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल समझिए। अगर हम लोग शुरू में देखें, जैसे अगर हमने देखा पहले स्टेंजा को, तो यहां जो पहला स्टेंजा है ही, यहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है आप होलसेल में समझिए। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब एक जानवर को, एक निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह पेश करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो यहां जहां जहां पे टाइगर के लिए ही का इस्तेमाल किया गया, देखिए ही, शी, आई, ये ह्यूमंस के लिए यूज होता है, बट हियर वी हैव यूज्ड फॉर अ टाइगर। सो विच डिवाइस इज यूज्ड हियर? राइट आंसर, द डिवाइस यूज्ड हियर इज पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट। सेकंड में आते हैं पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड ऑफ वेलवेट किसको कहा गया था? जो बाघ का पंजा होता है, पंजे के भीतर जो गद्दा लगा हुआ होता है, उसको पैड ऑफ वेलवेट, मखमल के गद्दा से वो कंपेयर करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, हम लोग को यहां पे मेटाफर दिख जाएगा, आप लिख सकते हैं, या मैं आपको समय दूंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है जब एक अलग वस्तु को दूसरे वस्तु से कंपेयर करते हैं बिना लाइक या सच सो लगाए। जैसे पैड ऑफ वेलवेट से कंपेयर कर दिया गया उसके पॉज को, उसके क्लॉज को, और इसमें कहीं लाइक या सच सो नहीं लगा, तो वी हैव यूज्ड हियर पर्सोनिफिकेशन। द नेक्स्ट डिवाइस वी फाइंड हियर इज ऑक्सीमोरॉन। यहां साफ सुथरे जगह पे आते हैं, ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या है ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब दो एंटोनिम के शब्द एक साथ यूज हो जाए, दो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग के जो वर्ड्स हैं जब एक साथ यूज होते हैं, वी से ऑक्सीमोरॉन। जैसे हिंदी में भी हम यूज करते हैं, अगर कहें कि सर उसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई इसका अपोजिट लिखाई, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, खाना उसका अपोजिट पीना, लेकिन दोनों को एक साथ हम लोगों ने यूज कर दिया। खाना पीना, पढ़ते समय ज्यादा उठ बैठ मत करो, उठना उसका अपोजिट बैठना, हमने एक साथ यूज कर दिया उठ बैठ। तो दिस डिवाइसेज आर कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। तो ये हमारे डिवाइसेज हैं। लाइन वाइज हमने कविता को समझ लिया, थीम आप समझ गए, व्हाट टाइप ऑफ पोएट्री इज दिस आपने जान लिया। अब मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली दिस चैप्टर हैज गॉट कंप्लीटेड। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।